आज हम लोग जानेंगे भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन क्या होता है, कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करता है, मानव कैसे इससे लाभ उठाते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था संसाधन के बारे में, संसाधन के वर्गीकरण के बारे में, इन सभी के बारे में समझा था। आप लोग अगर पिछले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखें, फिर इसको देखें, तब सब आसानी से समझ में आएगा। तो भूमि संसाधन जो है वो मानव जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस संसाधन को समझना। इसलिए आज इसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा निवास स्थान है पृथ्वी, उस निवास स्थान पर दो भाग हैं पूरे पृथ्वी के। एक है जलीय भाग और दूसरा है स्थलीय भाग। जलीय भाग जो है उसका जो भाग बहुत विस्तार है, सबसे ज़्यादा जलीय भाग है, जिसका मात्रा जो है वो 71% है। ये जल महासागर, सागर, नदियों में निहित है पूरी तरह से। कुछ अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी है, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं जल। और ये जो स्थलीय भाग है, इसी स्थलीय भाग पर मानव का निवास स्थान होता है और इन्हीं स्थलीय भाग से मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ये जो स्थलीय भाग है उनकी 3 स्थलाकृतियाँ हैं। एक तो है सबसे ऊंचा वाला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं पर्वत, और उससे नीचा जिसकी ऊंचाई जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चपटा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पठार, और सबसे नीचा जो समतल भूमि है उसको हम लोग कहते हैं मैदान। तो इस तरह से जितने भी स्थल हैं उन स्थलों को 3 भागों में बांटकर देखते हैं हम लोग, पर्वत, पठार और मैदान। तो स्थलीय भागों की मात्रा कितनी है? 29, और जलीय भागों की मात्रा कितनी है? 71। ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे पृथ्वी के लिए है। यही 29% भूमि में पूरा का पूरा महादेश मौजूद है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में इसकी स्थिति कैसी है, उसको भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये भू संसाधन क्या है? मानव के उपयोग में जो भी पदार्थ आते हैं उन सभी पदार्थों को हम लोग संसाधन के रूप में देखते हैं। उसी तरह से भूमि भी हमारे उपयोग में आने वाला संसाधन है। इस पर कई प्रकार की क्रियाकलाप होती हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं, वन्य जीव, मानव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, इन सभी क्रियाकलाप, प्रौद्योगिकी, इन सभी क्रियाकलाप जो है, ये सभी क्रियाकलाप जो हैं वो भूमि पर ही होती हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि जो है वो मानव के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको समझते हैं हम लोग कि भूमि किस प्रकार से मानव के उपयोग में आता है। मानव जो है भूमि से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, लगभग 95% आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भूमि से ही करता है। जैसे में भोजन करने के लिए जो अनाज आते हैं वो फसल के रूप में भूमि से ही उपजाया जाता है। उसी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन की जो सुविधा होती है वो ज़्यादातर भूमि पर ही किया जाता है। कृषि कार्य हो गए, वन हो गया, या निवास स्थान, घर बनाने की बात हो गई, या कंपनी खोलने की बात हो गई, कई प्रकार के जैसे स्कूल, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही होते हैं। तो इसलिए मानव जीवन को काफ़ी ज़्यादा भूमि प्रभावित करता है। और लगातार जो घर बनते जा रहे हैं, शहरीकरण होते जा रहा है क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण होता जा रहा है, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा भूमि प्रभावित हो रहे हैं। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मानव जीवन में काफ़ी प्रभाव रखता है भूमि। मानव अपने 95% आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भूमि से ही करता है। भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तार है। इसका उपयोग हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ उपयोग को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसका उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे वन, कृषि, परिवहन, संचार, पशुचारण, पशुपालन, मानव के निवास स्थान के रूप में, प्रौद्योगिकी के रूप में। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग उपयोग में भूमि को लाते हैं। ईंट बनाने के काम में भी लाते हैं, भूमि से प्राप्त मिट्टी से ईंट बनाते हैं। उसी तरह से सीमेंट उद्योग को चलाने के लिए इसी से प्राप्त करते हैं। खनिज संसाधन जो हमें मिलते हैं ज़्यादातर वो भूमि के अंदर से ही मिलते हैं। तो कई सारे क्षेत्र हैं जिससे हम भूमि का उपयोग अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं। तो भूमि हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है, इसका हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो आगे चलिए देखते हैं भारत में इसकी स्थिति को। आइए अब देखते हैं भारत में भूमि की स्थिति। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, पूरी जो भौगोलिक सीमा है, जो स्थलीय सीमा है भारत की, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। इसका काफ़ी बड़ा विस्तार है, जो कि पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो भारत का जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार स्थिति है वो 7वां है।
लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है, जिसके पास भूमि सबसे ज़्यादा है, वह है रूस, सबसे ज़्यादा भूमि है। इसके बाद कनाडा दूसरा सबसे ज़्यादा भूमि वाला देश है। तीसरा है चीन, सबसे ज़्यादा भूमि वाला देश। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। और इस तरह से अर्जेंटीना आठवां, नौवां है कजाकिस्तान और 10वां है अल्जीरिया। तो चलिए हम लोग भारत की बात करते हैं। ये वाला डाटा जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं, आगे काम देगा कभी, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका जो भारत है पूरा उपयोग नहीं कर पाता, 100% भूमि का उपयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों के द्वारा 93% भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि 7% भूमि वैसे क्षेत्र हैं जिसका पूरी तरह से डाटा उपलब्ध हमारे पास नहीं है। जैसे पाकिस्तान अधिकृत वाला क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में POK, वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हम लोग उस पर अपना दावा करते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है। उसी तरह से अक्साई चीन, जो चीन के द्वारा हमारे द्वारा 1962 के युद्ध में हथिया लिया गया था, उसको कब्जा कर लिया गया था, तो वो वाला भी क्षेत्र हम लोग दावा करते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है, लेकिन वो चीन के पास है। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं, उसी तरह से पूर्वोत्तर वाले राज्य और अरुणाचल प्रदेश, उस पर भी चाइना कहता है कुछ हमारा क्षेत्र है। तो इस तरह से कुल 7% भूमि जो है उसका हमारे पास डाटा नहीं है, फिर भी उस पर हम अपना दावा होने का करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें 93% भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये जो पूरा 100% भूमि है भारत की, वो किन किन रूपों में पाई जाती है उसको देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसको किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से जो हमारा समतल भाग है, जो मैदानी भाग है, वो सबसे ज़्यादा है, 43% भाग है जो मैदानी है हमारा। दूसरा जो भाग है सबसे ज़्यादा वो है पर्वतीय भाग, जो कि काफ़ी समतल भूमि से काफ़ी ऊंचा होता है और जिनकी चोटियां जो होती हैं वो नोकीली होती हैं। तो ये जो भाग होता है वो पर्वतीय भाग है, जिसका जो मात्रा है वो 30% है। ये मात्रा ध्यान में रखना है। मैदानी भाग 43%, पर्वतीय भाग 30%, और जो तो समतल भूमि से तो ऊंचा होता है और पर्वतीय भाग से नीचा होता है, लेकिन उसकी जो चोटी होती है, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो चौपट होता है, चपटा, वैसे भाग को हम लोग कहते हैं पठारी भाग, जो कि मध्यवर्ती भूमि है। और ये इसका जो मात्रा है वो है 27%। तो जो भूमि का वर्गीकरण है हमारे भारत में वो 3 वर्गों में है, एक पर्वतीय भाग, पठारीय भाग और एक मैदानी भाग। सबसे ऊंचा भाग जो है भूमि का वो है पर्वतीय भाग, जिसकी मात्रा है 30%, और दूसरा जो भाग है वो है पठारीय भाग, जिसका मात्रा है 27%, 30%, 27% और ये है 43%। मानव जीव जो है वो सबसे ज़्यादा भूमि का जो उपयोग करता है वो है मैदानी भाग, क्योंकि यहाँ पर संचार की सुविधा आसानी से हो सकती है, परिवहन की सुविधा हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, जल की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर फसल का उत्पादन बिल्कुल सरल तरीके से किया जा सकता है, आसानी तरीके से। हालांकि फसल उपजाना आसान नहीं है, तो लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी सरल है यहाँ पे फसल का उत्पादन करना। इसके अलावा निवास स्थान के रूप में और भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बनाने के लिए काफ़ी सारी सुविधाओं को के लिए उपयोग में लाते हैं हम लोग मैदानी भाग को। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो घनत्व, इंसान के घनत्व वाला क्षेत्र है वो है मैदानी भाग, क्योंकि यहाँ पे आसानी से सुविधा इंसानों के लिए मौजूद हैं। इन जगहों पे न कि परिवहन आसानी से हो सकता है, न संचार की सुविधा आसानी से हो सकती है, क्योंकि इनकी जो बनावट है, संरचना है, एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग मैदानी भाग का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसका ध्यान में रखना है। पठारी भाग काफ़ी उपयोगिता है इसका, इसलिए क्योंकि इन्हीं के नीचे सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाए जाते हैं। चाहे छोटा नागपुर का पठार झारखंड में जो स्थित है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जो स्थित है, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक, वो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज पदार्थों के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, पठारीय क्षेत्र जो होते हैं वो खनिज संपदा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। यहीं से ज़्यादातर खनिज संपदाएँ निकाली जाती हैं, चाहे वो सोना की बात हो, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, इन सभी की बात हो, ये सभी यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो भारत में जो स्थिति है वो आप समझ चुके होंगे कि भूमि की स्थिति कैसी है। भारत में भूमि जो पाए जाते हैं वो किन किन भागों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा भूमि का विस्तार भारत में किसका है, तो मैदानी भाग का है। और उत्तर भारत का मैदान हम लोग आगे देखेंगे, भूमि का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम समझेंगे आगे। और दूसरा भाग है जो पर्वतीय भाग है, और तीसरा जो है पठारी भाग है। तो इस तरह से
भूमि संसाधन का जो पहला चरण है यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, भूमि निम्नीकरण के बारे में समझेंगे और अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझेंगे उसको। तो आप जो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो शुरू से वीडियो को देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ये वीडियो लगातार पहुँचते रहे और उसको आप आसानी से समझ कर अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें और आने वाले समय में भी इसके तहत एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये आसान कर देगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।